नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम स्टडीज सेंटर पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लर्निंग एंड टीचिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक व्यक्तित्व के बारे में। तो यहाँ पे मैंने आपको पिछले वीडियो में व्यक्तित्व से संबंधित उसके कॉन्सेप्ट्स एवं उसके प्रकृति और विशेषताएं के बारे में जो है वो बता दिया था। आई होप कि आपने उस वीडियो को देख लिया होगा। ये आपका व्यक्तित्व का सेकेंड वीडियो है। यहाँ पे हम आपको व्यक्तित्व के सिद्धांत के बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि व्यक्तित्व के सिद्धांत के बारे में बताइए। तो अगर व्यक्तित्व के सिद्धांत के बारे में देखा जाए तो यहाँ पे इनके बहुत सारे सिद्धांत होते हैं, लेकिन केवल हम आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सिद्धांत के बारे में बताने वाले हैं, राइट। क्योंकि यहीं से आपको जो है वो एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, सेकंड में जानेंगे आल्पोर्ट का सिलगुन सिद्धांत, तीसरा सेल्डन का शरीर रचना सिद्धांत और चौथा जुंग का मनोवैज्ञानिक गुण सिद्धांत। तो इन चार सिद्धांत के बारे में हम लोग जो है वो जानने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत क्या है। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन सिगमंड फ्राइड ने किया था, जो ऑस्ट्रिया के निवासी थे। इस सिद्धांत में मन या मस्तिष्क का विश्लेषण किया जाता है। सिगमंड फ्राइड ने मन के 3 प्रकार बताए हैं। ठीक है, सिगमंड फ्राइड ने जो है वो मन के 3 प्रकार बताए हैं। एक होता है चेतन मन, दूसरा अवचेतन मन और तीसरा अचेतन मन। तो चेतन मन में क्या होता है कि यह मन वर्तमान के विचारों से संबंधित होता है। वर्तमान में हम जो चीज़ें सोचते हैं, जो हमारे मन में विचार आते हैं, उन चीज़ों से जो है वो चेतन मन संबंधित होता है। अवचेतन मन में क्या होता है कि इसमें हमें तुरंत ज्ञान नहीं होता है, लेकिन कुछ समय देकर याद किया जा सकता है। ठीक है, हमें जो है वो तुरंत ज्ञान किसी चीज़ का नहीं होता है, लेकिन कुछ समय अगर हम देंगे, जैसे कि पढ़ते हैं हम लोग कुछ चीज़, तो तुरंत जो है वो हम नहीं सीख जाते हैं। उस पर कुछ समय देते हैं, उसका बार बार पुनरावृत्ति करते हैं, तब जाके हम उस चीज़ को सीखते हैं, राइट। नेक्स्ट है अचेतन मन। इसमें वे बातें होती हैं जो हम भूल चुके हैं और हमारे याद करने पर भी याद नहीं आती है। तो ये आपका अचेतन मन के अंतर्गत आ जाएगा। तो बहुत ही आसान जो है वो यहाँ पे सिगमंड फ्राइड ने मन के 3 प्रकार को एक्सप्लेन किया है। एक चेतन मन कॉन्शियस माइंड, दूसरा अवचेतन मन सेमी कॉन्शियस माइंड एंड तीसरा है अचेतन मन अनकॉन्शियस माइंड। ठीक है, तीनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा, तीनों चीज़ अलग अलग है। अब इन्होंने और क्या कहा, तो फ्राइड ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है। मन को भी 3 भागों में बांटा है एंड व्यक्तित्व को भी इन्होंने 3 भागों में बांटा है। और यही दोनों को मिला के जो है वो इन्होंने एक सिद्धांत की रचना की, जिसका नाम जो है वो फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहलाता है। तो इन्होंने व्यक्तित्व को जो है वो 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से भाग हैं? पहला इदम, दूसरा अहम और तीसरा है इसका परा अहम। ईद, ईगो और सुपर ईगो। ठीक है, तो ये इंग्लिश में कहा गया है एंड हिंदी में आप याद रखिएगा इदम, अहम और परा अहम। तो इदम में क्या कहा गया है कि इसमें व्यक्ति की शारीरिक और मूल आवश्यकताओं जैसे भूख, प्यास, सेक्स आदि को संतुष्ट करना होता है। ठीक है, तो इंसान के जो मूल आवश्यकता है, फंडामेंटल्स जो नीड है, वो सबको पूरा करना होता है इदम में। यह सामाजिक आवश्यकताओं और नैतिक मूल्यों की चिंता किए बिना इच्छाओं की पूर्ति पर बल देता है। ठीक है, ये सामाजिक जो आवश्यकताएं होती है, जो नैतिक मूल्य है, उसकी चिंता किए बिना, उसका जो यहाँ पे वो लोग ध्यान नहीं देते हैं, उसका चिंता नहीं करते हैं। केवल यहाँ पे ध्यान दिया जाता है कि अपना जो मूल आवश्यकता है, फंडामेंटल जो नीड है, उसको कैसे पूरा की जाए। ओके, दूसरा है अहम। तो यह वास्तविकता से संबंधित है। इदम के इच्छाओं को दुनिया में सामाजिक रूप से स्वीकार तरीके से पूरा करने की कोशिश करता है। देखिए, ये दोनों में क्या डिफरेंस है कि सेम चीज़ें यहाँ पे भी होगी, लेकिन यहाँ पे जो है वो सामाजिक आवश्यकताओं और नैतिक मूल्यों की चिंता किए बिना इच्छाओं की पूर्ति पर बल दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे वही सब जो चीज़ है वो सामाजिक आवश्यकता और नैतिक मूल्य को चिंता करके यहाँ पे जो है इच्छाओं की पूर्ति पर बल देता है। यहाँ पे चिंता किए बिना और यहाँ पे चिंता करके, तो ये दोनों में जो है यही खास डिफरेंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आपका परा अहम यानी कि सुपर ईगो। यह समाज द्वारा नैतिक सूत्रों के अनुसार काम करता है, यानी कि जिस व्यक्ति के अंदर सुपर ईगो ज़्यादा होगी वह बुरे कामों में
कामों से जो है वो उतना ही दूर होगा, जैसे चोरी ना करना, झूठ ना बोलना। तो ये आपका जो है वो बड़ा अहम के अंतर्गत आ जाता है, यानी कि ये समाज द्वारा नैतिक सूत्रों के अनुसार जो है वो काम करता है, समाज के अकॉर्डिंग काम करता है। बुरे चीज़ों से यहाँ पे जो ये लोग दूर होते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो यहाँ पे दोनों चीज़ें आपको इंक्लूड करना है, मेंशन करके आना है। एक सिगमंड फ्राइड ने मन के 3 प्रकार बताए हैं एंड व्यक्तित्व को भी 3 भागों में बांटा है। अब हम लोग जानते हैं आलपोर्ट का शील गुण सिद्धांत। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आलपोर्ट का शील गुण सिद्धांत क्या है? तो सबसे पहले देखते हैं कि शील गुण क्या होता है। तो ऐसी आदत, व्यवहार या गुण जो अस्थायी होता है, अर्थात जिसके वजह से हम जाने जाते हैं। आलपोर्ट के व्यक्तित्व के सिद्धांत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आलपोर्ट के अनुसार शील गुण ही व्यक्तित्व की आधारभूत इकाई है। तो आलपोर्ट ने भी 3 प्रकार के शील गुणों का उल्लेख किया है। पहला का नाम है मुख्य गुण, दूसरा केंद्रीय गुण और तीसरा द्वितीयक या फिर गौण गुण। ठीक है, तो ये 3 गुण के बारे में हम लोग जानेंगे इसके अंतर्गत। तो मुख्य गुण क्या है? तो मुख्य शील गुण प्रत्येक व्यवहार में दिखाई देते हैं। यह गुण छुपाने से भी नहीं छुपते। ठीक है, मुख्य गुण जो है वो प्रत्येक व्यवहार में दिखाई देते हैं। यह जो गुण होता है वो छुपाने से भी नहीं छुपता है। जैसे कि यह गुण बहुत सीमित संख्या में व्यक्ति में पाए जाते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी में सत्य और अहिंसा का गुण पाया जाता था, महाराणा प्रताप में अहिंसा का गुण, कर्ण में दानवीरता आदि का गुण। ठीक है, दानवीरता का गुण। तो इसी तरह बहुत सारे व्यक्तित्व में जो है वो शील गुण दिखाई देता है, जो छुपाने से भी जो है वो नहीं छुपता। लेकिन ये सब जो गुण है वो बहुत ही कम व्यक्तियों में देखने को मिलता है। केंद्रीय गुण, सेंट्रल ट्रेट्स। तो कभी कभी दिखाई देने वाले गुणों को केंद्रीय शील गुण कहा जाता है। कभी कभी दिखाई देने वाले गुणों को जो है वो केंद्रीय शील गुण कहा जाता है। इन गुणों से एक व्यक्ति का सामान्य रूप से वर्णन किया जा सकता है, जैसे कि सच्चाई, ईमानदारी, सहयोगी, ये सब जो है वो आपका केंद्रीय गुण के अंतर्गत आ जाएगा। द्वितीयक या फिर गौण गुण क्या है? सेकेंडरी ट्रेट्स क्या है? तो ये गुण मुख्य या केंद्रीय गुणों की तरह तेज नहीं होते। ये बहुत छोटे छोटे स्थितियों में दिखाई देते हैं, जैसे कि वात्सल्य, प्रेम, दया, ये सब जो है वो आपका द्वितीय गुण के अंतर्गत आ जाएगा। अब देखते हैं हम लोग सेल्डन का शरीर रचना सिद्धांत क्या है। सेल्डन का शरीर रचना सिद्धांत। तो जीव विज्ञान की पृष्ठभूमि वाले मनोवैज्ञानिक ने शारीरिक गठन व शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व की व्याख्या करने का प्रयास किया। इस प्रकार की विचारधारा का प्रमुख प्रवर्तक सेल्डन था। उसके शरीर रचना तथा व्यक्तित्व के बीच संबंध पर खूब अध्ययन किया। उनके द्वारा शारीरिक गठन के आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में विभक्त किया, यानी कि 3 भागों में जो वो बांटा गया। पहला इन्होंने बांटा है गोलाकृति यानी कि एंडोमॉर्फी, दूसरा बांटा है आयताकृति यानी कि मेजोमॉर्फी और तीसरा बांटा है इन्होंने लंबाकृति यानी कि एक्टोमॉर्फी। ठीक है, तो तीनों के बारे में 1 बाय 1 यहाँ पे हम लोग जानेंगे। तो गोलाकृति में इन्होंने क्या कहा है कि इस प्रकार के व्यक्ति जो है वो मोटे एवं नाटेले दिखते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति आराम पसंद करते हैं, खुश मिजाज किस्म के होते हैं, सामाजिक तथा खाने पीने की चीज़ों में अधिक अभिरुचि रखते हैं। एंड तीसरा कहा है कि इस प्रकार के व्यक्ति को सेल्डन ने विर्सोटोनिया कहा है। ठीक है, विर्सोटोनिया। अब आयताकृति यानी कि मेजोमॉर्फी। तो ऐसे लोगों का शारीरिक गठन काफ़ी सुडौल तथा हड्डी तथा मांसपेशियां काफ़ी विकसित होती है। शारीरिक गठन हट्टा कट्ठा होता है। इस प्रकार के व्यक्ति के स्वभाव को सेल्डन ने सोमेटोटोनिया कहा है। और इस प्रकार के व्यक्ति रोमांचप्रिय होते हैं, प्रभुत्ववादी होते हैं, जोशीले किस्म के, उद्देश्य केंद्रित तथा क्रोधित प्रकृति के होते हैं। तो यहाँ पे 2 टाइप में हम लोगों ने देखा, एक आयताकृति और एक जो है वो गोलाकृति। अब हम लोग देखते हैं लंबाकृति यानी कि एक्टोमॉर्फी में इन्होंने क्या कहा है, किस टाइप के व्यक्ति को यहाँ पे इन्होंने शामिल किया है। तो ऐसे लोगों का शारीरिक गठन कद लंबा, शरीर दुबला पतला रहता है। इस प्रकार के व्यक्ति के स्वभाव को सेल्डन ने सेरिब्रोटोनिया कहा है। इस प्रकार के व्यक्ति प्रायः गुमसुम, एकांत प्रिय, अल्प निंद्रा वाले, जल्दी थक जाने वाले तथा निष्ठुर प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट आपका है जुंग या फिर युंग का मनोवैज्ञानिक गुण सिद्धांत। बहुत सारे बुक्स में आपको जुंग नाम देखने को मिलेगा, कुछ किताब में आपको युंग नाम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दोनों का मतलब यहाँ पे सेम आप समझिएगा, अलग अलग यहाँ पे मनोवैज्ञानिक नहीं है। तो इनका क्या कहना है कि जुंग के अनुसार चेतन मन अचेतन मन का ही परिणाम होता है। जुंग ने अचेतन मन की सामग्री को 2 प्रकारों में बांटा है। पहला बांटा क्या है, व्यक्तिक अचेतन से संबंधित,
यानी कि रिलेटेड टू पर्सनल अनकॉन्शियसनेस। इसमें वे स्मृतियाँ, अनुभव और इच्छाएं होती है जो दमित होती है। दूसरा है सामूहिक अचेतन मन से संबंधित, रिलेटेड टू कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस। ठीक है, इसमें वे तत्व होते हैं जो पूर्वजों के वंशानुक्रम द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। तो दो टाइप्स में बांटा था इन्होंने। तो एक हुआ व्यक्तिगत अचेतन से संबंधित और दूसरा सामूहिक अचेतन मन से संबंधित। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया कि युंग ने व्यक्तित्व के निम्नांकित दो प्रकार बताए हैं। ये आपका था मन के दो प्रकार। ठीक है, मन की सामग्री को दो प्रकारों में बांटा था फ्राइड के अकॉर्डिंग। जैसे हमने आपको बताया था, फ्राइड ने भी जो सिगमंड फ्राइड थे, इन्होंने भी जो है वो मन को 3 भागों में बांटा था एंड व्यक्तित्व को भी जो है वो 3 भागों में बांटा था। ठीक इसी तरह ये भी जो है वो मन को या फिर मन के सामग्री को 2 भागों में बांटे हैं एंड व्यक्तित्व को जो है वो 2 भागों में बांटे हैं। एक है आपका बहिमुखी और दूसरा है अंतर्मुखी। ठीक है, बहिमुखी और अंतर्मुखी। तो बहिमुखी में इन्होंने क्या कहा है, इस तरह के व्यक्ति की अभिरुचि सामाजिक कार्यों की ओर अधिक होता है। वह अन्य लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हैं तथा खुशमिजाज किस्म के होते हैं। ऐसे लोगों को खाने पीने की तरफ अधिक अभिरुचि होती है। नेक्स्ट है आपका अंतर्मुखी। तो इसमें इन्होंने कहा है कि ऐसे व्यक्ति में बहिमुखी के विपरीत गुण पाए जाते हैं। इस तरह के व्यक्ति कम लोगों से मिलना पसंद करते हैं और उनकी दोस्ती कुछ ही लोगों तक सीमित होती है। इनमें आत्मकेंद्रिता का गुण अधिक पाया जाता है। इन व्यक्तियों को अकेलापन पसंद होता है तथा ऐसे लोग रूढ़िवादी प्रकृति के होते हैं तथा पुराने रीति रिवाजों एवं नियमों को आदर देने वाले होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है इन्होंने अंतर्मुखी के अंतर्गत कहा है। तो आधुनिक मनोवैज्ञानिकों के द्वारा युंग के इन 2 प्रकारों की आलोचना की गई है और इन लोगों ने कहा कि सभी लोग इन दोनों में से किसी एक श्रेणी में आए यह जरूरी नहीं है। अधिकतर लोगों में यह दोनों गुण पाए जाते हैं। ठीक है, अधिकतर लोगों में यह जो दोनों गुण हैं वो पाए जाते हैं। तो ये यहाँ पे जो इसकी सीमा देखने को मिला, लिमिटेशन जो है वो देखने को मिला। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जो है वो व्यक्तित्व से संबंधित 4 सिद्धांत के बारे में आपको बताया है। आपका जो लॉन्ग टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें आपको केवल ये पूछा जाएगा कि व्यक्तित्व के सिद्धांत के बारे में बताइए। तो उसमें से आपको कम से कम 3 से 4 जो है वो सिद्धांत लिखना होता है। आंसर आपको 4 से 5 पेज में देना होता है। इसलिए मैंने जो है वो ज़्यादा डिटेल में आपको इसके सिद्धांत को नहीं बताया। प्रत्येक सिद्धांत जो आपका 1.5 से 2 पेज में हो जाएगा। तो अगर आपको शॉर्ट टाइप आंसर पूछा जाता है तो 2 से 2.5 पेज में आप लिख सकते हैं एंड लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप जो है वो इनमें से किसी 2 या 3 सिद्धांत को जो है वो 4 से 5 पेजों में जो है वो लिख सकते हैं। एंड शॉर्ट टाइप में अगर पूछा जाएगा तो आपको केवल एक, चारों में से किसी एक या फिर और भी सिद्धांत है उसमें से किसी एक के बारे में जो है पूछा जाएगा। लेकिन जनरली जो है वो यहाँ पे इन चारों में से ही एक सिद्धांत के बारे में जो है पूछा जाता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए ज़रा सा भी हेल्पफुल रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन हुए होंगे तो ज्वाइन हो जाइएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।